एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम ये जून का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल नहीं आया था वीडियो, तो उसकी जगह पर ये आपको आज मिलेगा। एंड आज ये पार्ट 4 और इसके आगे पार्ट 5 नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। पीडीएफ के लिए आपको कैसे मिल सकती है पीडीएफ, उसके लिए मैं पिन कमेंट में डाल दूंगी। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। हम एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकता है। आइए तो देख लेते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर पाऊंगी। ठीक है, चलो, हमने लास्ट टाइम किताबों से ही एंड किया था, उसी के आगे एक दो और किताबें देख लेते हैं। द स्टार्स लाइट द वे, ये सुचेता राज खन्ना की है। स्टार्स लाइट द वे किसकी किताब है? सुचेता राज खन्ना। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की है। ठीक है, तो क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, तो इनकी जिंदगी में काफी कुछ हुआ, इनकी वाइफ आई चली गई, तो ये सारी स्टोरी से याद रख लेना कि एंड मोर की बात कर रहे हैं, तो ये शिखर धवन थे। ठीक है, और स्टार लाइट द वे किसकी है? सुचेता राज खन्ना की। फिर आता है हमारा भारत का मैप। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कलरफुल हैं, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। हम शुरू करेंगे यहाँ से। ये पड़ता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी योगा पॉलिसी लॉन्च की है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा योगा से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 राइनो रिहैबिलिटेशन एरियाज बनेंगे दुधवा नेशनल पार्क में। दुधवा नेशनल पार्क में 2 राइनो रिहैबिलिटेशन एरियाज स्टैब्लिश करेंगे, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। उसके बाद डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में किसने, कौन से राज्य ने टॉप किया है? हमारे उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? फिर उसके बाद आता है, ये हमारा बिहार पड़ेगा। बिहार की ये 3 खबरें हैं। ठीक है, तो मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम, वोट चोरी और सारी कैंपेन चल रही है बिहार में, तो ये जो है ई वोटिंग सिस्टम फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया कहाँ पर आई है? बिहार में आई है, ये बात याद रख लेना। दूसरा क्या है? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो हम फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी सेटअप अंडर इंडियाज एटॉमिक एनर्जी मिशन, तो ये भी बिहार में सेटअप होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के एटॉमिक एनर्जी मिशन के अंतर्गत बिहार में सेटअप होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिहार से संबंधित। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ये पड़ता है असम। ठीक है, ये है हमारा असम। असम में क्या हुआ? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इन्होंने ओबीसी का दर्जा दे दिया है। असम ने क्या किया? इन्होंने थोड़ी सी, असम ने समानता लाने के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किसका दर्जा दे दिया है? ओबीसी का। इधर ये काला काला जो है, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है। तो वो कौन सा राज्य है जिसने 2025 से 35 के दशक को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर, अरुणाचल प्रदेश। ये सारे वो पॉइंट्स है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सुना ही नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, तो ये थोड़ा सा एक बार सुन लो। फिर हम आते हैं नीचे, ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपना विद्या शक्ति प्रोग्राम शुरू किया है, एजुकेशन से संबंधित है, ज्यादा डिटेल हम देखेंगे नहीं। फिर हमारा आता है तेलंगाना। तेलंगाना में पड़ता है हैदराबाद। हैदराबाद ने क्या किया? हैदराबाद में क्या होगा? जो डसॉल्ट एविएशन है, फ्रांस की कंपनी, और टाटा एडवांस सिस्टम, ये दोनों लोग मिलकर रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्यूसिलेज बनाएंगे। फ्यूसिलेज क्या होता है? जो एयरक्राफ्ट है उसका मेन जो बॉडी पार्ट होता है वो। और ऐसा पहली बार होगा कि फ्रांस के बाहर किसी देश में बने, और वो हमारे कहाँ बन रहा है? भारत में बन रहा है, फ्रांस के बाहर। और भारत में भी कहाँ? हैदराबाद में बन रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना। अब इधर चलेंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या है? ये केरला। केरला में क्या हुआ? केरला ने स्टेट वाइड कहा है कि हम प्लास्टिक बैन करेंगे फ्रॉम अक्टूबर 2। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है यहाँ पर। इसको भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित किया गया है। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या घोषित किया है? भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी। अरालम, अरालम को आराम से याद कर लो, बटरफ्लाई को, बटरफ्लाई आराम से देखते हैं हम बटरफ्लाई को, तो ऐसे आराम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बटरफ्लाई सेंचुरी हो गई है, केरला में पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ?
हम पहुंचेंगे महाराष्ट्र, ये पड़ता है काला काला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक एमओयू साइन हुआ है महाराष्ट्र का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो, और एक पुणे बेस्ड एक सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज है। इन तीनों ने मिलकर सोशल एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए तामहिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक एमओयू साइन किया है। तामहिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WS मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो तामहिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए किसने किसने किया है? महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि तामहिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है, कहाँ पड़ती है बताओ? महाराष्ट्र में पड़ती है, बस हो गया। फिर आ जाते हैं हम गुजरात में। गुजरात में क्या हुआ? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया है? ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट लगाया है। ठीक है, तो अपनी तरह का ये पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर आएंगे थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी बिगड़ गई है, यहाँ पर ये पड़ता है हमारा हरियाणा। हरियाणा के मानेसर में क्या हुआ? इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम से जब आगे बढ़ते हैं तो बढ़ता है मानेसर, और वहां पर इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा मानेसर पे। ठीक है, ये हो गया। अब दिल्ली की 3-4 न्यूज थी, तो ये सारा जो रेड पेन से लिखा है ये सब दिल्ली है। ठीक है, ये सब कुछ दिल्ली है, ये सारी दिल्ली की न्यूज है। सबसे पहले क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इसने जय हिंद स्कीम लॉन्च की, जनजातीय इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। तो ये ट्राइबल से संबंधित है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित है जय हिंद स्कीम। उसके बाद भारत का पहला AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ आया? दिल्ली में आया। उसके बाद तीसरी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फोकस ग्रुप ऑन AI नेटिव फॉर टेलीकॉम नेटवर्क्स, कुल मिलाकर ITUFG कर अगर आएगा, और उसके बाद AINTN ऐसे कर लिखा होगा, तो ये पूरा इसी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो तीसरी मीटिंग इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के फोकस ग्रुप की AI नेटिव फॉर टेलीकॉम नेटवर्क पर कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। एक ऐसी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की AI से संबंधित मीटिंग कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, ये याद रख लेना। और दिल्ली में एक भारत जैन समिट भी हुई। भारत जैन समिट भी कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। हो गया। थोड़ा सा ये किचपिच लग सकता है, लेकिन ध्यान से सुनोगे सब याद हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। योगा पॉलिसी किसने लॉन्च की है? उत्तराखंड ने। ऐसे सुनिए कि आपको सिर्फ इसी वीडियो से लर्न हो जाए और आपको बस एक बार रिवाइज करना पड़े चीजों को। उसके बाद यूपी में क्या हुआ? 2 राइनो रिहेबिलिटेशन एरियाज दुधवा नेशनल पार्क में बनाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश ने हमारे क्या किया है? डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में टॉप किया है। उसके बाद बिहार में क्या हुआ? मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम पहली बार भारत में यहाँ पर शुरू हुआ, और पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा एटॉमिक एनर्जी मिशन के अंतर्गत बिहार में। असम ने क्या किया? असम ने समानता लाने के लिए ओबीसी स्टेटस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दे दिया। डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। विद्या शक्ति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में विद्या शक्ति की बात हो रही है। हैदराबाद में डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर क्या कर रहे हैं? राफेल फाइटर के लिए फ्यूसिलेज मैन्युफैक्चरिंग का को स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद इधर आएंगे, इधर क्या हुआ? केरला में स्टेट वाइड बैन होगा सिंगल यूज प्लास्टिक में। और आराम से बटरफ्लाई को याद रख लेना, आराम से बटरफ्लाई देखेंगे तो बटरफ्लाई सेंचुरी आरालम में है। महाराष्ट्र में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तामहिनी। ठीक है, तामहिनी महाराष्ट्र की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर महाराष्ट्र का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, माइक्रोसॉफ्ट और पुणे बेस्ड एक सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, तीनों मिलकर इसकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ ग्रिड वाला प्लांट जो बना रहा है, पायलट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का, कहाँ कर रहा है? गुजरात में। मानेसर हरियाणा में क्या हुआ? इंडिया का लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल से संबंधित है, याद रखना। गुरुग्राम में जगह नहीं रह गई है, इतनी भीड़ भाड़ है, तो ऑटोमोबाइल का मानेसर आगे चलकर स्थापित कर रहे हैं। फिर दिल्ली की यूनिवर्सिटी से जय हिंद स्कीम, पहला AI पावर ट्रैफिक मैनेजमेंट, तीसरी मीटिंग इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, और भारत जैन समिट, ये सब हमने दिल्ली में देख लिया। फिर हम बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो आएंगे अब अपने वर्ड मैप में। वर्ड मैप में आते हैं तो शुरू करते हैं इसको राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से देखो, एग्जैक्टली लोकेशन नहीं हो सकती, हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होगा तो आइडिया लग जाएगा कहाँ। यहाँ पड़ता है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे।
यहाँ पर फर्स्ट यूएन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। तो ग्लेशियर के प्रिजर्वेशन के लिए पहली यूएन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो दुशांबे में हुई। ठीक है, ग्लेशियर है तो इसको उससे याद रख लेना, ग्लेशियर्स ताजिकिस्तान, ताज सबसे ऊपर टॉप पर ताज होता है, तो वहीं पर ग्लेशियर्स भी हैं सबसे टॉप पर, तो ताजिकिस्तान के दुशांबे में ये हुई। फिर यहाँ पड़ता है हमारा जापान। जापान के साथ भारत क्या कर रहा है? कोलैबोरेट कर रहा है कि इंडिया के जो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनको स्मार्ट आइलैंड्स में कन्वर्ट किया जाए। तो ये एक पॉइंट हो गया जापान का, याद रखना। वियतनाम ने क्या किया है? अपने यहाँ ये भी कॉपी कर रहे थे चाइना को, और इनके यहाँ भी चलती थी टू चाइल्ड पॉलिसी। इन्होंने भी कहा है हम इसको समाप्त कर देंगे, अब नहीं हो पा रहा है, अब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, फिर क्या आता है? अब ये आता है हमारा पाकिस्तान, जो खुद ही टेररिज्म से परेशान है। ठीक है, परेशान है और हमको परेशान कर रहा है। लेकिन इनको क्या किया गया है? ये चेयर करेंगे तालिबान सैंक्शन कमेटी ऑफ यूएनएससी, एंड वाइस चेयर कौन सी कमेटी को करेंगे? काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूएनएससी। तो यूएनएससी की दो ये जो कमिटीज हैं, एक तालिबान सैंक्शन कमेटी, एक काउंटर टेररिज्म कमेटी, दोनों को, एक को चेयर और एक को वाइस चेयर कौन कर रहा है? पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखते हैं, ये पड़ता है हमारा मालदीव्स। मालदीव्स यहीं कहीं पड़ता है। मालदीव्स में क्या हुआ? अपना ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाना था इनको, तो इन्होंने किसको बुलाया? कटरीना कैफ को। तो कटरीना कैफ कौन से इंडियन ओशन की कंट्री की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बन गई हैं? मालदीव्स की। ठीक है, फिर पड़ता है हमारा इधर ईरान। देखो, ये वाली जो ईरान की न्यूज है ये देख लो, उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगी कहानी 12 डे वॉर की। यहाँ पर ईरान में नहीं, बेसिकली पर्शियन गल्फ में पड़ता है साउथ पार्स गैस फील्ड। साउथ पार्स गैस फील्ड कहाँ पड़ती है? पर्शियन गल्फ में पड़ती है। कुछ हिस्सा ईरान के पास है, कुछ हिस्सा कतर के पास है। ठीक है, ये दुनिया की लार्जेस्ट ऑफ शोर नेचुरल गैस रिजर्व है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ है? पर्शियन गल्फ में। उसके बाद शेयर किसके साथ करते हैं? कतर के साथ। इसराइल की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने इसको पार्शियली क्लोज कर दिया था, तो ये न्यूज में था। राइट, उसके बाद एक ऑपरेशन सिंधु संबंधित है। क्या हुआ? ऑपरेशन सिंधु में से के अंतर्गत भारतीयों को निकाला जा रहा था। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ गया तो भारतीयों को निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन सिंधु आया। कई सारे ऑपरेशन हैं, एक बार मैं सारे ऑपरेशन को अलग से करवा दूंगी। फिलहाल ये न्यूज देख ली, उसके बाद इसको अभी हम छोड़ेंगे, ये वाला पॉइंट अभी हम छोड़ देंगे। हम आते हैं ब्राजील में। ब्राजील में क्या हुआ? ब्राजील में 11वीं ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन हुआ। ठीक है, साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ्को जो है ये सेटअप करेगा पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट। इफ्को ब्राजील की एक कंपनी के साथ मिलकर क्या कर रहा है? पहला अपना ओवरसीज यानी देश के बाहर नैनो फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित कर रहा है, ब्राजील जाकर इफ्को कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद जो ये ऑपरेशंस है वो छोड़ दिए, टेंशन मत लीजिएगा, अभी कहानी थोड़ी सी बतानी है, फिर आकर इसको डिस्कस करेंगे। यूएस का ये वाला ऑपरेशन अभी हम छोड़ देते हैं। ये देखो, वॉशिंगटन डीसी में क्या हुआ? 2025 की क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ हुई? 2025 की जून 2025 में वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, क्वाड के मेंबर्स आप लोगों को पता ही होंगे, यूएस है, इंडिया है, और जापान है, और ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पर एक पड़ता है देश इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। हुआ क्या? चाइनीज की एक फर्म है, उसने क्या कहा है, हम सहायता किसकी करेंगे? इजिप्ट की सहायता कर रहे हैं, ये एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बिल्ड करने में। ठीक है, तो इजिप्ट की सहायता कौन कर रहा है? चाइना यहाँ आकर सहायता कर रहे हैं। तो एक बस पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना। फिर हमारे पास मैप एक और है, उस मैप को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी एक कहानी है उसको देखेंगे। क्या कहानी है? 12 डे वॉर। जून के महीने में एक 12 डे वॉर होता है ईरान और इसराइल के बीच में, जिसमें यूएस भी बीच में आ जाएगा। देखो, अब आपको ये तो पता है कि इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। उसके बाद हुआ क्या? इसराइल को हमेशा ये खतरा रहता है कि जो ईरान है ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेगा। अगर इसने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए तो क्या होगा? तो इनके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर मैप में एक बार देख लो इनकी लोकेशन, लगभग ये कहाँ पर पड़ता है? इस जगह पर पड़ता है हमारा इजराइल। ठीक है, और ये पड़ता है ईरान। तो इनको खतरा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो पीएम हैं नेतन्याहू, इन्होंने क्या किया?
इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, 13 जून 2025 को। किसके अगेंस्ट किया? ईरान का जो मिलिट्री है उसके ऊपर, और जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं, अराक, नटान्स, इस्फाहान, फोर्दो, ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर इन्होंने हमला किया। और इनका ये प्रयास था कि अगर न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर देंगे तो फिर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसराइल को खतरा है कि कहीं ये ऐसा ना हो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लें और हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर दें। तो जब इसराइल ने ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जो हम पिछली बार भी देख चुके हैं लेकिन कहानी डिस्कस नहीं करी थी, जब ये लॉन्च किया तो क्या ईरान शांत रहने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया। जब पहले इनके युद्ध हुए हैं तब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च हो चुका है, इसलिए 3 इसके आगे लगा था। तो ये ईरान ने इसराइल के अगेंस्ट किया। तो अब दोनों लोगों में हो गया ये थोड़ा सा वॉर टाइप की कंडीशन शुरू हो गई। यूएस ने इनिशियली कहा कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। यूएस ने कहा दोनों हमेशा से लड़ते रहे हैं, शांत हो जाएंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में बोलते रहते हैं। लेकिन फिर एकदम से इनको क्या हुआ, इनिशियली अपने आप को न्यूट्रल रखने के बाद कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 22 जून 2025 को। यूएस ने किसके अगेंस्ट किया? अब इसराइल के तो साथी हैं ये, तो इन्होंने भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इसको लॉन्च किया। ईरान, अब यूएस को भी यही खतरा है कहीं ईरान ऐसा ना हो न्यूक्लियर पावर से संपन्न हो जाए, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर ले। तो इन्होंने किया, तो क्या अब ईरान शांत रहेगा? ईरान ने कहा ऐसे कैसे तुमने कर दिया। अगले दिन, अब ये 21-22 जून की रात को हुआ, फिर 23 जून को हम देखते हैं ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। ये ईरानियन अटैक था यूएस एयरबेस पे, और यूएस एयरबेस बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं यूएस के एयरबेसेस। कतर जो ईरान के पास पड़ता है, वहां पर जो यूएस का एयरबेस है वहां पर ईरान ने हमला कर दिया। फिर ट्रंप को एकदम से याद आया कि इससे वर्ल्ड वॉर 3 की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, और ट्रंप को चाहिए नोबेल प्राइज, हर जगह ट्रंप पीस स्थापित करवा रहे हैं। तो ट्रंप ने फिर फाइनली अनाउंस करा था अपने एक ट्वीट के माध्यम से, और 12 डे वॉर बोला था इसको, और बोला था इसमें हम सीज फायर ईरान और इसराइल के बीच में हो गई है। तो ईरान ने फिर कह दिया था कि हाँ हम मान गए हैं, उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आ गया था। इसराइल ने पहले इनिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो कुल मिलाकर ये जो घटना थी इसी को 12 डे वॉर कहा जाता है। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। थोड़ा सा अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कहानी पता होनी चाहिए। ऑपरेशन राइजिंग लाइन इसराइल का था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो था ये ईरान ने लॉन्च किया था इसराइल के अगेंस्ट। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएस ने लॉन्च किया था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर। और ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री ईरान ने यूएस की जो एयरबेस थी कतर में वहां पर लॉन्च किया, और फाइनली सीज फायर अनाउंस हो गया था, ठीक है। अब इसकी अगर आप लोग बैकड्रॉप है या बैकग्राउंड जो कहानी है इसराइल ईरान की, वो अगर टाइम मिलेगा तो अलग से वीडियो बना दूंगी, वरना यहाँ पर इसको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए तो हमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ताजिकिस्तान दुशांबे में क्या हुआ, ग्लेशियर्स वाली प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर्स के प्रिजर्वेशन की यूएन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पहली हुई। फिर इंडिया के साथ कौन कोलैबोरेट कर रहा है स्मार्ट आइलैंड्स में? जापान ही ये सारे स्मार्ट काम करता है। वियतनाम ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप करने की बात की है। और ये तालिबान सैंक्शन कमेटी और वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी यूएनएससी की ये जो 2 समिति है किसको बनाया गया है? पाकिस्तान को। अपने आप में अनोखी बात है। मालदीव्स जो है ये ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसको बनाया है? कटरीना कैफ को। और ये साउथ पार्स गैस फील्ड कहाँ हमने डिस्कस करी? ईरान और कतर के बीच में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफ शोर नेचुरल गैस रिजर्व है, पर्शियन गल्फ में पड़ता है, ठीक है। और ऑपरेशन सिंधु इसी के बीच में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा कि भैया जो हमारे लोग हैं ईरान में जो इसमें फंस सकते हैं उनको निकाल लो, ठीक है। तो उसी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। फिर जो ये कतर का पॉइंट है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। कतर में क्या हुआ था? ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा अल उदैद यूएस एयरबेस। तो याद रख लेना, अल उदैद कतर में एयरबेस है यूएस का, वहां पर लॉन्च किया गया था। ये कहानी हो गई। उसके बाद ब्राजील में हमने देख लिया था, पार्लियामेंट्री फोरम हुआ था ब्राजीलिया में, और इफ्को अपना ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट स्टैब्लिश कर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में 2025 की क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो यूएस ने लॉन्च किया था ईरान के अगेंस्ट, अभी हमने देखा था ना, तो इन्होंने भी न्यूक्लियर साइट्स पे ही किया था। कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट्स थी? फोर्डो, नतान्स, इस्फाहान। तो अगर पूछ लिया जाए कि ये किससे संबंधित है, ये सब ईरान से संबंधित है। चाइनीज फर्म क्या कर रहे हैं कि हम इजिप्ट की एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाने में सहायता करेंगे। हो गया ये सब, ये कहानी हो गई। हम आगे बढ़ेंगे, एक और मैप आएगा हमारे सामने, इसको शुरू से देख लेते हैं। जो ये नाइस फ्रांस है
नाइस फ्रांस में क्या हो रहा है, तीसरा यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज की गई। क्या की गई? तीसरी यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025। देन स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, 8वां ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्विट्जरलैंड में हुआ। पोलैंड में एक नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, कैरोल नावरोकी। ठीक है, तो कैरोल नावरोकी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के हैं, पोलैंड के। तो पोलैंड को कैरोल से याद रख लेना, पॉल कैरल। ठीक है, पॉल लड़के का नाम हो गया, कैरल लड़की का नाम हो गया। तो पॉल कैरल से याद रख लेना। ठीक है, दोनों में लाला आ रहा है इनमें। पोलैंड की हो गए, लॉ एंड जस्टिस पार्टी है। साउथ कोरिया में क्या हुआ है, साउथ कोरिया में 21वें प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ली जे याद रख लेना, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। साउथ कोरिया में 21वें प्रेसिडेंट कौन है, ली जे म्यू, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की जो एक लिबरल पार्टी है जो उस समय पर वहां पर ऑपोजिशन के स्थान पर है, वहां पर उसमें पहली बार महिला चूज की गई है, महिला लीडर सुजैन ली। ठीक है, तो सुजैन ली ऑस्ट्रेलिया की हैं। फिर हमने अभी ऊपर क्या देखा था, ऊपर हमने देखा था यहाँ पर ब्रिक्स की कौन सी समिट हुई थी, ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम ब्राजीलिया में हुई। और ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 की भी ब्राजील में ही हुई थी, मई 2025 में हुई थी। इसकी थीम हमने शायद नहीं डिस्कस की थी, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल गवर्नेंस। हो गया ये, इसको एक बार रिवाइज कर ले। नाइस में क्या हुआ, नाइस फ्रांस में क्या हुआ, तीसरा यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 का। स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, 8वां ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। पॉल कैरल, पोलैंड में कौन प्रेसिडेंट हुए, कैरल, लॉ एंड जस्टिस पार्टी के। साउथ कोरिया में 21वें प्रेसिडेंट कौन चुने गए, लीजे। ठीक है, देन सुजैन ली कहाँ की हैं, लिबरल पार्टी की पहली महिला है, ऑस्ट्रेलिया में ऑपोजिशन में है इस समय पर। 15वां ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हुई, ब्राजील में। थीम क्या थी, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, जिससे कि और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल गवर्नेंस हो सके। ठीक है, ये हमारा मैप हो गया, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, इसको रिवाइज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 21वां G7 समिट हुआ। G7 समिट मैंने कहा था थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो मोदी जी कहाँ कहाँ गए थे, कनाडा गए थे, साइप्रस गए थे और क्रोएशिया गए थे। ठीक है, CCC की 3 जगह गए थे, राइट। इनमें से कौन से देश ने मोदी जी को अवार्ड दिया है, कौन सा नाम क्या है उस अवार्ड का और कौन सा अवार्ड है वो बताइएगा। और मोदी जी कहाँ पर सबसे पहली बार गए थे, 2 सेकंड लगेगा कमेंट करने में, बता देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। 51st G7 समिट 15 से 17 जून के बीच में हुई, कनास्किस अल्बर्टा कनाडा में हुई। तो कनाडा में तो हुई, ये तो सबको पता है, इसीलिए मोदी जी गए थे। कनास्किस अल्बर्टा कनाडा। ठीक है, कनाना या कनन ऐसे करके याद रखना, यहाँ भी काना यहाँ भी काना, तो नाम से याद कर लेना। अल्बर्टा कनाडा में हुई थी। भारत को 6ठी बार लगातार इनवाइट किया गया था। भारत G7 का सदस्य तो है नहीं, लेकिन 6ठी बार लगातार इनवाइट किया गया था और 12वीं बार ओवरऑल इनवाइट किया गया था। तो पीएम मोदी ने जो एड्रेस किया, एक सेशन लिया इन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी पर, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। फिर इसके आउटकम्स क्या हुए, देखो आउटकम्स में जब भी कोई ये लोग मिलते हैं, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लीडर्स, कुछ ऐसी मीट्स होती हैं, तो पहली बात तो जहां पर जिस जगह का नाम होता है उसी से रिलेटेड कुछ डिक्लेरेशन ऐसा कुछ आता जरूर है उसी जगह के नाम पर। ठीक है, और कुछ अगर मिलेंगे तो बताना भी पड़ेगा कि हमने ये बात की। तो कुछ रैंडम बातें हमेशा इनकी रहेंगी, कुछ जैसे कॉमन होती है, क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, या जो लोग माइग्रेंट्स हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, इस तरह की कुछ कुछ चीजें हमें अक्सर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कनास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर एक साइन किया G7 देशों ने, और ये वाइल्ड लाइफ थ्रेट्स को डील करने के लिए था। फिर एक क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत बात चल रही है, तो G7 ने कहा कि चाइना पर बहुत डिपेंडेंसी है, हम अपना एक एक्शन प्लान बनाएंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे क्रिटिकल मिनरल के प्रोडक्शन को। फिर ट्रांसनेशनल डिप्रेशन को भी इन्होंने कंडेम किया, यानी कि कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनको उनके देश के बाहर जिनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता, तो उसको इन्होंने कंडेम किया। फिर G7 कोएलिशन टू प्रिवेंट एंड काउंटर द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, तो एक ये माइग्रेंट से संबंधित पॉइंट हुई। ये 4 इसके आउटकम्स है, नाम देख लो ताकि आ जाए तो टिक कर दो। उसके बाद G7 का थोड़ा सा बैकड्रॉप देख लेते हैं। G7 जो है 1973 में एक ऑयल क्राइसिस आया था, उसके बाद से बना था। तो उस समय जब बना तो ये G6 था, कनाडा ने कहा हमको भी ज्वाइन करना है, तो कनाडा ने G6 को ज्वाइन किया, तो वो क्या हो गया G7। ठीक है,
लेकिन कभी ये G8 भी था। G8 कब था? जब इसको रशिया ने ज्वाइन किया था। रशिया ने 1997 में ज्वाइन किया था। 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया, 97 में रशिया ने ज्वाइन किया। लेकिन 2014 में क्या किया, इन्होंने कर लिया क्राइमिया पर कब्जा। तो क्राइमिया पर कब्जा किया तो G7 वाले गुस्सा हो गए, बोले अब तुमको निकाल देंगे। इनको निकाल दिया तो वो G8 से फिर से एक बार G7 बन गया। ठीक है, कौन कौन है इसमें G7 के सदस्य? यूएस, कनाडा। देखो कॉन्टिनेंट वाइज लर्न करना तो इजी हो जाएगा। यूएस, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के हो गए। फिर यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली हो गए, यूरोप के आजू बाजू वाले। फिर जापान। ठीक है, तो ये हमारे हो गए G7 से। ईयू को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा प्राप्त है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको इनवाइट किया गया है, इसलिए हम देखेंगे। अब अगेन यहाँ पर भी हम कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे। इंडिया को इनवाइट किया गया है तो आपको पता चल गया, छठी बार लगातार इनवाइट किया गया, ये भी पता चल गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिलाकर मेक्सिको और ब्राजील। ठीक है, फिर हम आते हैं यूरोप में। यूरोप में किसको बुलाया गया? यूक्रेन को बुलाया गया। यूक्रेन के सब हितैषी हैं यूरोपियन देश, इसलिए इनको तो बुलाएंगे ही। फिर हम आते हैं एशिया में। एशिया में साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका में आते हैं तो साउथ अफ्रीका आ गया। फिर हम आएंगे एशिया में, सऊदी अरेबिया, यूएई, साथ साथ भाई भाई साथ साथ चलते हैं। फिर इंडिया हो गया अपना, फिर साउथ कोरिया उधर कोने से हो गया, फिर नीचे इंडोनेशिया हो गया, और फिर इधर ओशियानिया से ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगर एक बार मैप को ध्यान में रखकर इनके लर्न करोगे नाम, तो सबके नाम लर्न हो जाएंगे, कुछ ऐसा टफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लें ऊपर जल्दी से। ये तो हमने देख ही लिया था। G7 की समिट, कनास्किस, अल्बर्टा, कनाडा, एनर्जी सिक्योरिटी पर मोदी जी ने बोला था, सेशन लिया था, छठी बार लगातार 12वीं बार ओवरऑल बुलाया गया था। और ये जो इसके आउटकम्स हैं, वाइल्ड लाइफ चार्टर पर, क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को कंडेम किया, और एक इन्होंने क्या किया, कोलेशन बनाया जिस प्रिवेंट किसकी करेंगे, माइग्रेंट्स की स्मगलिंग। और ये वाला आपको 75 में बना, 76 में कनाडा जुड़ा, 97 में रशिया जुड़ा, 14 में रशिया निकल गया। ईयू को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। ठीक है, और ये वाले कंट्रीज मेक्सिको, ब्राजील, फिर यूक्रेन, फिर साउथ अफ्रीका, फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, एशिया के हो गए, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चौथी मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। चौथी मीटिंग किसकी? इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग। ये कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, 6 जून को हुई थी। तीसरी मीटिंग 2021 में हुई थी, तब भी दिल्ली में हुई थी। तो ये चौथी है और 2021 के बाद अब है, तो याद रखने ना, दिल्ली में हुई। इंडिया और किर्गिस्तान, किर्गिस्तान बीच में ही पड़ता है ना सेंट्रल एशिया में, इन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो साइन की है। इससे पहले 2000 में साइन की थी, अब ये जो नई 2025 की है वो उसको रिप्लेस करेगी। तो भारत ने जून 2025 में कौन से मध्य एशिया के देश के साथ एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की? कौन है? किर्गिस्तान। कौन है? किर्गिस्तान। कजाकिस्तान नहीं है, किर्गिस्तान है। फिर आता है नाटो। नाटो ने क्या किया? नाटो ने कहा है कि हम स्पेंड करेंगे 5% ऑफ अपना जीडीपी ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो नाटो का हम डिटेल में नहीं जाएंगे, किसी और वीडियो में देख लेंगे नाटो की डिटेल। 5% ऑफ जीडीपी ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी अपना ये खर्च करेंगे, डिफेंस और सिक्योरिटी पर लगाएंगे। नाइट्रो कैप्ट क्या है? ये इसको मिला है फूड प्लैनेट अवार्ड। नाइट्रो कैप्ट को फूड प्लैनेट अवार्ड मिला है, स्वीडिश कंपनी। ठीक है, तो ये टिक हो जाएगा अगर नाम याद रख लोगे, एक बार देख लोगे तो। फिर नियो क्या है? नियो का है स्मार्ट स्पेंड स्मार्ट सेफ कैंपेन। नियो ने लॉन्च की है स्मार्ट स्पेंड और स्मार्ट सेफ कैंपेन। फिर आते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, जिनका नाम क्या है? दुर्गा दास उके। इन्होंने एम्स दिल्ली के साथ मिलकर भगवान बिरसा मुंडा प्राइज इसकी घोषणा की है। किसके लिए की है? सिकल सेल ड्रग के लिए। तो सिकल सेल जो डिजीज होता है, इसके लिए ड्रग उत्पन्न करने के लिए, ड्रग के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्होंने ये प्राइज की घोषणा की है। इसके अंतर्गत फंड्स दिए जाएंगे 10 करोड़ तक के। और सिकल सेल क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान रख लो। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, बेसिकली व्यक्ति के हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो है, ये सांथाल ट्राइबल लीडर थे छोटा नागपुर प्लाटू रीजन के। ये घोषणा हुई थी वर्ल्ड सिकल डे पर, और वर्ल्ड सिकल डे कब मनाते हैं? 19 जून को मनाते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भगवान बिरसा मुंडा प्राइज किस डिजीज से संबंधित है, तो सिकल सेल से संबंधित है। ठीक है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब कुछ लोगों को अपॉइंट जो किया गया है वो देखेंगे। एनिला बैरबॉक ये प्रेसिडेंट चुनी गई हैं 80वें यूएनजीए की, 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, अन्ना लीना को याद रखना, जनरल असेंबली में
अन्ना लीना, ठीक है। अनुराधा ठाकुर कौन है? सेबी बोर्ड की मेंबर, अनुराधा ठाकुर सेबी बोर्ड की मेंबर। देन एस महेंद्र देव, इनको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्रधानमंत्री की होती है, EAC-PM, इसका क्या बनाया गया है? चेयरमैन। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल देव को बनाया गया है, वहां पर इकोनॉमी में देव की जरूरत है, भगवान की जरूरत है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। फिर 16वां जो फाइनेंस कमीशन है, इसमें क्या हुआ है? टी रविशंकर, जो डेप्यूटी गवर्नर रहे हैं RBI के, इनको पार्ट टाइम मेंबर चुना गया है 16वीं फाइनेंस कमीशन के। क्यों चुना गया है? क्योंकि अजय नारायण झा जो है, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, जो कि फुल टाइम मेंबर थे। जो 16वां फाइनेंस कमीशन है, ये 31 दिसंबर 2023 को बना था। ये अपनी रिकमेंडेशन कब देगा? 31 अक्टूबर 2025 तक दे देगा। तो टी रविशंकर 16वें फाइनेंस कमीशन के सदस्य हैं, बनाए गए हैं पार्ट टाइम, इनको याद रख लेना। फिर आता है एक PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को लोहानी से याद रखना, लोहानी लाइब्रेरी, अश्वनी लोहानी को डायरेक्टर चुना गया है। राम मोहन कौन है? ये डायरेक्टर चुने गए हैं मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मई 2025 की न्यूज है, ठीक है। तो एम्पीडा को राम मोहन से याद रखना, मरीन प्रोडक्ट्स के लिए राम मोहन को डायरेक्टर चुना गया। CII का प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? राजीव मेमानी को, ठीक है। और ये CII होता क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज अपनी मनमानी करते हैं, तो मेमानी को CII का प्रेसिडेंट चुना गया। तो ऐसे ही याद करोगे तभी याद हो पाएगा, वरना ऐसे सबके नाम भूल जाओगे। नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत हमारा जो डिस्टेंस है वो भी दूर है, और हमारे जो रिलेशंस है नॉर्थ कोरिया के साथ वो भी लंबे ही हैं, ठीक है। तो लॉन्ग कुमार, आलियावती लॉन्ग कुमार को इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है नॉर्थ कोरिया के लिए। लॉन्ग से याद रख लेना, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशन है हमारा, नॉट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस टाइप से याद रख लेना, ठीक है। याद करने के लिए बता रही हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, इनको 18वां कमांडर इन चीफ चुना गया है अंडमान एंड निकोबार कमांड के लिए, ठीक है। दिनेश सिंह राणा को अंडमान एंड निकोबार का 18वां कमांडर इन चीफ चुना गया है। फिर आता है श्रीनिवास मुकामला, ठीक है, या मुकामले। ये नए प्रेसिडेंट किसके चुने गए हैं? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय ओरिजिन के हैं, इसलिए याद रखना। तो भारतीय ओरिजिन के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में किसी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में भी किसकी सबसे ज्यादा चलती है? भारतीयों की, कोई मुकाबला नहीं है। तो मुकाबला से मुकामला जो है वो टिक हो जाएंगे, ठीक है। देन शैलेश मेहता आते हैं, इनको क्या किया गया है? शैलेश मेहता फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए। देखिए, आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, आधे घंटे के ऊपर भी हो चुका है वीडियो, हम पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड जैसे हम पिछले महीने करेंगे जनवरी फरवरी, उसमें हम इतना डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये रीसेंट मंथ है तो इसमें हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। एंड होलिस्टिकली करंट अफेयर करवाने के लिए बोला है, तो होलिस्टिकली मेरे हिसाब से होना चाहिए, ताकि जितनी भी कोई भी आपका कॉम्पिटिटर कर आए करंट अफेयर्स, उससे ज़्यादा आप कर सकें। देन ZOO-GI, ये कौन है? ये AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ZOO-GI को बनाया गया है प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर आता है शिवा सुब्रमण्यम रमन, ठीक है। रमन जो है ये PFRDA, जो पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके इनको बनाया गया है चेयरपर्सन। अरुण श्रीनिवासन को बनाया गया है MD और बिजनेस हेड मेटा इंडिया का। तो मेटा का बनाया गया है अरुण श्रीनिवासन को। किसको बनाया गया? अरुण। फिर शैलेंद्र नाथ गुप्ता, ये DG किसके बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स। शैलेंद्र नाथ को किसका बनाया गया है? डिफेंस एस्टेट्स का। और शैलेश को किसका बनाया गया है? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। राजीव कृष्णन जो है ये यूपी के नए DGP बने हैं, राजीव कृष्णा। राज मिश्रा मिर्जापुर को बिलोंग करते हैं और इनको वेलिंग बरो में बना दिया गया है मेयर। वेलिंग बरो इंग्लैंड का मेयर बनाया गया है राज मिश्रा को। अनिल कुंबले जो थे क्रिकेटर हैं, जो इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका का, ठीक है। अभी हमने महाराष्ट्र का कौन सा देखा था? महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके साथ? महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर क्या कर रहा था? तिमहली कर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं। फिर इलॉन मस्क, जब ट्रम्प की गवर्नमेंट आई तो एक डॉग कर जो ये है डॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बना था। इलॉन मस्क उस समय पर बहुत उछल रहे थे और इनको बढ़ चढ़कर इसमें इन्होंने
पार्टिसिपेट किया था और इसका हेड बनाया गया था, लेकिन अब इन्होंने फिर ट्रम्प के साथ इनके व्यवहार कुछ खराब हो गया और इन्होंने रिजाइन कर दिया। ये चल रही है बात जून की। अभी फिर से न्यूज में आया था कि इन दोनों लोगों के बीच में थोड़ा सी फ्रेंडशिप फिर दिखाई दे रही है, बट एनीवेज वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सतीश कुमार क्या हुए, पहले डीन बने हैं गिफ्ट सिटी कैंपस में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। सतीश कुमार क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के बने हैं। शेरॉन म्यूवन सोते सिमे कर जो भी है ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, ये बेसिकली घाना की स्क्वाड्रन लीडर है शेरॉन। ठीक है, शेरॉन से याद रख लेना। इनको मिलिट्री जेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। इससे पहले भारत में भी पिछले साल मिला था, इसलिए इस वाले को देख लो। फिर आता है यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो इसमें किसको दिए हैं, बिरला, बिरला जो कंपनी है बिरला सन्स, उसके कुमार मंगलम बिरला को। फिर अरविंद कृष्ण आईबीएम के चेयरमैन है। फिर तोशियाकी हिगाशियारा हिताची लिमिटेड के हेड हैं ये। ठीक है, तो इनको याद रख लेना। उसके बाद डेविड बेकहम जो है, इनको इंग्लैंड के जो फुटबॉलर हैं, इनको नाइटहुड का टाइटल मिला है। फिर राजकुमारी, इनको अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड मिला है। देन दलपत सिंह राजपुरोहित, दलपत सिंह को, दलपत से याद रखना, दलपत सिंह को क्या मिला है, देवी शंकर अवस्थी सम्मान, 30वां देवी शंकर अवस्थी अवार्ड सम्मान। ज्यूरी प्राइज फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म एट एनएससी 2025 ये मिला है देसी ऊन, एक एनिमेटेड फिल्म है, उसको मिला है, सुरेश आर्यत ने इसको डायरेक्ट किया था। तो देसी ऊन जूरी प्राइज फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म एट एनएससी 2025 किसको मिला है, देसी ऊन, भारतीय फिल्म है। उसके बाद इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अरनाला, ये क्या है, अरनाला। ठीक है, इसको कमीशन किया गया है। कहाँ कमीशन किया गया है, विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, चौथी मीटिंग इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच में डायलॉग कब हुआ, दिल्ली में हुआ 6 जून को। किर्गिस्तान के साथ बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करी। नाटो ने कहा है 5% हम अपने जीडीपी का डिफेंस और सिक्योरिटी में खर्च करेंगे। नाइट्रो कैप, ये क्या है, फूड प्लैनेट अवार्ड मिला है स्वीडिश कंपनी। नियो ने क्या किया है, स्मार्ट स्पेंड स्मार्ट सेव कैंपेन चलाई है। भगवान बिरसा मुंडा प्राइज सिकल सेल डिजीज से संबंधित है, एम्स दिल्ली और यूनियन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया जाता है, 19 जून को, तभी इसको लॉन्च किया गया। और सिकल सेल बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन को। फिर 80वां जो यूएनजीए था, इसकी प्रेसिडेंट कौन चुनी गई, अन्ना लीना। ठीक है, अन्ना लीना को चुना गया यूएनजीए का 80वां प्रेसिडेंट। अनुराधा ठाकुर सेबी बोर्ड की मेंबर बनी है। ठीक है, अनुराधा ठाकुर। महेंद्र देव, देव से हमें याद रखना है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन। फाइनेंस कमीशन में टी रविशंकर। ठीक है, फिर लोहानी, लाइब्रेरी से याद रखना है, पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के चेयरमैन। राम मोहन कौन है, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के। मनमानी इंडस्ट्रीज करती है। मेमानी प्रेसिडेंट सीआईआई। लोंग कुमार नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर। फिर दिनेश सिंह राणा 18वें कमांडर बने हैं अंडमान निकोबार कमांड के। डॉक्टर श्रीनिवास मुकाबला, मुकाबला नहीं है, भारत के हैं ओरिजिन के और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में प्रेसिडेंट हैं। शैलेश मेहता कौन बने हैं, फर्टिलाइजर एसोसिएशन के। जो जीआई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट है। शिवा सुब्रमण्यम रमन चेयरपर्सन बने हैं पीएफआरडीए के। अरुण श्रीनिवासन किसके हैं, मेटा इंडिया, अरुण श्रीनिवासा मेटा इंडिया। शैलेंद्र नाथ गुप्ता डीजी जनरल डिफेंस, जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स की। राजीव कृष्ण डीजीपी बने हैं उत्तर प्रदेश के। राज मिश्रा जो हैं, ये मेयर बने हैं वेलिंगबरो के, इंग्लैंड में। कहाँ के हैं, मिर्जापुर के। अनिल कुंबले फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका के एम्बेसडर। इलॉन मस्क ने डोजी से रिजाइन कर दिया। सतीश कुमार गिफ्ट सिटी कैंपस में क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के डीन। शेरॉन कौन है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, घाना की स्क्वाड्रन लीडर है। और ये किसको मिले हैं, यूएसआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, कुमार मंगलम बिरला, अरविंद कृष्णा, तोशियाकी होशी होगाशियारा। ठीक है, नाम देख लो तो 11 हो जाएंगे, आ जाएंगे। डेविड बेकहम को इंग्लैंड के फुटबॉलर रहे हैं जो नाइटहुड का टाइटल। राजा कुमारी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। ठीक है, दलपत को देवी शंकर अवस्थी सम्मान। जूरी प्राइज कमीशन किसको मिला है, एनएससी 2025 फिल्म एट एनएससी 2025 देसी ऊन, सुरेश आर्यत ने इसको डायरेक्ट किया है। उसके बाद आईएनएस अरनाला को कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड से, पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। फिर प्रतिभा सेतु एक इनिशिएटिव किसका है, यूपीएससी का, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता उनके लिए है। 2018 से प्रोग्राम शुरू किया गया था, अभी इसको रीनेम कर दिया गया है एक तरीके से।
कोका कोला इंडिया का है, इन्होंने क्या किया है, इंडियन फ्लैग हैज बीन इंक्लूडेड इन, कोका कोला इंडिया ने एक इंडियन फ्लैग बनाया था, इसको इंक्लूड किया गया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में लार्जेस्ट फ्लैग रिसाइकल्ड मटेरियल कैटेगरी में। तो इन्होंने जो बनाया था वो रिसाइकल्ड था। तो कोका कोला इंडिया का याद रख लेना। द हिंदू जो है चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया का द हिंदू को मिला है। तो सबसे ज्यादा लोग क्या पढ़ते हैं, द हिंदू ही पढ़ते हैं तैयारी करने वाले, तो याद रख लेना डिजिटल मीडिया अवार्ड का ये मिला है। होंडा जो कि एक जापानीज कंपनी है, इसने टेस्ट फायर किया है एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल रॉकेट को। ठीक है, तो ये कंपनी ने ऐसा किया है, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट देखने वाला है। टाटा ग्रुप फर्स्ट इंडियन ब्रांड है जिसने वैल्यूएशन किसका कितना क्रॉस कर लिया है, 30 बिलियन। तो टाटा ग्रुप सबसे बड़ा, याद रख लेना, 30 बिलियन वैल्यूएशन को क्रॉस करने वाला। जानवी दंगेती ये पहली इंडियन बन गई हैं टू कंप्लीट नासास इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। पहली भारतीय जानवी, ठीक है, जानवी बन गई है पहली भारतीय जिन्होंने कंप्लीट किया है नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। एनपीसीआई ने लॉन्च किया है नैक 3.0 नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, ये एक सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड इंडियन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इंडिया का फर्स्ट एनबीएफसी है मेरी टाइम सेक्टर में। तो सागरमाला नाम आ रहा है तो अपने आप मेरी टाइम सेक्टर से इसको रिलेट कर सकते हो। अमूल जो है एक अनोखा काम कर रहा है, कोवैप एक स्पेन की कंपनी है, उसके साथ मिल्क लॉन्च कर रहा है स्पेन और ईयू में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। रॉ के नए चीफ कौन है, पराग जैन। पराग जैन रॉ के नए चीफ हैं। नव्या नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। इसके अंतर्गत ये बेसिकली लॉन्च किसके लिए किया गया है, ये लॉन्च किया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। एडोलेसेंट गर्ल्स 16 से 18 वर्ष की जो होती हैं, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है, इसलिए नव्या प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। 60% कैपिंग लगा दी गई है मनरेगा पे। जो मनरेगा स्कीम है इसमें कह दिया गया है कि स्टार्टिंग के 6 महीने में केवल 60% ही स्पेंड करोगे 2025-26 में। वरना होता क्या है कि लोगों को अभी तक पेमेंट भी नहीं हो पा रही है, लोगों की पेमेंट्स बची हुई है और मनरेगा का जो बजट है वो पहले ही खत्म हो जाता है स्टार्टिंग के ही महीनों में, इसलिए ये कैपिंग लगाई गई थी। इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। फिर वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर हम देखें तो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कफोर्स जो है भारत में ये एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगी और 2047 तक ये 62 मिलियन पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने ये एक सर्वे किया था, उसमें बताया। यूनियन होम मिनिस्टर जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं 3 टेक प्लेटफॉर्म जिससे कि डिजास्टर मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जा सकता है। कौन कौन से हैं, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ICRER, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट लाइट 2.0 और फ्लड हैजार्ड जोनेशन एटलस ऑफ असम। तो ये 3 एक बार देख लोगे नाम टिक हो जाएगा, रटना नहीं है यहाँ पर। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, ये इसके बाद मैं इसको यहाँ पर एंड कर दूंगी वरना ये 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा और फिर आप लोग देखेंगे भी नहीं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जो है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है 2022-23 से 2023-24 के लिए। इसमें कौन से टॉप पर है, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली। CPD टॉप पर ही है, आप आसपास ही हैं, तो इनका ध्यान रखना। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में चंडीगढ़ है पहले, फिर पंजाब है, फिर दिल्ली है। ठीक है, तो इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे फिर यहाँ पर एंड करेंगे। हो सकेगा तो आज ही रात में दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगी, वरना कल। ठीक है, इतना लर्न कर लीजिए, ऐसा ना हो खत्म करवाने के चक्कर में आपको चीजें लर्न ना हो। ये तो हमने रिवाइज कर ली नहीं। उसके बाद दलपत देवी शंकर थे, जूरी हमारे देसी ऊन था, अरनाला क्या था, INS अरनाला वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव किसका है, UPSC का। कोका कोला इंडिया ने इंडियन फ्लैग लार्जेस्ट लिम्का बुक इनको किस लिए मिला है, रिसाइकिल मटेरियल को यूज किया है। चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया कौन है, हिंदू। होंडा कंपनी ने क्या किया है, टेस्ट फायर किया है रीयूजेबल रॉकेट को। टाटा ग्रुप क्या बन गया है, सबसे बड़ा 30 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन क्रॉस करने वाला पहला इंडियन ब्रांड। जानवी दंगेती नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाली पहली भारतीय, जानवी दंगेती। एनपीसीआई ने नैक 3 लॉन्च किया है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या हो गया है, एनबीएफसी बन गया है मेरी टाइम सेक्टर का पहला। अमूल क्या कर रहा है, स्पेन में कोवैप के साथ मिल्क लॉन्च करेगा और ईयू में भी। पराग जैन कौन है, रॉ के चीफ। नव्या क्या है, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स।
सोनभद्र उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। 60% कैपिंग किस में लगाई है? मनरेगा में। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के हिसाब से 62 मिलियन हो जाएंगे गिग और प्लेटफॉर्म वर्क फोर्स 2047 तक। 3 टेक प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? एक है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एक है नेशनल डेटाबेस। एक तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बना रहे हैं, फिर नेशनल डेटाबेस इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं, फिर फ्लड हैजार्ड जोनेशन एटलस बनाएंगे असम वाले क्षेत्र के लिए, वहां पर बहुत फ्लड्स आते हैं इसलिए। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में कौन है टॉप 3? चंडीगढ़, फिर उसका पड़ोसी पंजाब और उसके बाद दिल्ली। चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली। इसको यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।